हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज से हम इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर होगा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। पहली बात तो एक बात ये बता दूं कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट मेक श्योर ना कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है। इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आने वाले हैं। वो टॉपिक मैं बताऊंगा कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, एंड टुडे जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट दोज टॉपिक्स दैट विल बी इवेल्युएटेड इन योर बोर्ड एग्जाम 2025-26। तो सिर्फ हम आज उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, इसलिए ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। छोटे से वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सब कुछ आपको मैं बता दूंगा इस चैप्टर से क्या आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिस चैप्टर दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है टॉपिक्स इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम 2025-26। ध्यान रखिएगा, केवल 2 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बस यही 2 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इस चैप्टर से। तो बाकी जो चीजें दिया हुआ है ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो इसको अभी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब अगर देखेंगे इस चैप्टर को ना, इस टॉपिक्स को आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 61 से लेकर 64 तक दिया हुआ है, मतलब 61, 62, 63, 64, केवल 4 पेजेस एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 2 टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे चैप्टर में, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। और चैप्टर को शुरू करते हैं तो पहला इसमें जो पार्ट हमें पढ़ना है वो यही दिया हुआ है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। पहला यही दिया हुआ है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, हिस्ट्री में अभी मैंने रिसेंटली एक चैप्टर आपको पढ़ाया था, समझाया था, बताया था, याद आ रहा होगा तो आप देखेंगे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो कैसे बना, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में थ्रू दी ट्रेड ये कैसे कनेक्टेड है, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया, डिटेल समझाया है। अगर नहीं देखिए तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला हिस्ट्री सेगमेंट से, ये इकोनॉमिक सेगमेंट का है, लगभग उसी से कुछ कोरिलेटेड चैप्टर है। अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो एक चीज तो पहले पता है कि ग्लोबलाइजेशन जो हमने आपको ग्लोबल वर्ल्ड में बताया था कि मोर इंटरकनेक्टेड ऑफ द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। मतलब वर्ल्ड के जो दूर दूर के पार्ट है ना, उनका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होना ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। अब ध्यान रखेंगे ये कि अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो सर ग्लोबलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, क्या प्ले करता है, तो ट्रेड। और सर ट्रेड करेगा कौन, तो ट्रेड करेंगे बेसिकली कंपनीज, कंपनी के थ्रू कंपनीज। और इस कंपनीज में भी कौन ट्रेड करेगा, तो आपको ध्यान रखना है सर, जो एमएनसीज होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कहीं ना कहीं जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ट्रेड की बात करते हैं, जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, ट्रेड में कौन, कंपनीज, और कंपनी में भी कौन, तो मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे कि रोल ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करें ना इन एमएनसीज का क्या रोल है, रोल ऑफ एमएनसीज, इनका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज, इस एमएनसीज का क्या रोल है किस प्रोसेस में, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। तो ध्यान आपको ये रखना है कि इन पास्ट 2 or 3 decade मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर द लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर प्रोडक्शन। मतलब ये जो एमएनसीज है ना, ये कहीं ना कहीं सर्च कर रही है, क्या सर्च कर रही है सर, तो ये लोकेशन सर्च कर रही है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। और जो प्रोडक्शन कैसा हो तो काफी चीप हो, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। तो पिछले 2-3 डिकेड में अगर देखें, 20-30 ईयर में, तो जो एमएनसीज है ना, वो कहीं कहीं पूरी वर्ल्ड में ऐसे लोकेशन को सर्च कर रही हैं, जो लोकेशन किस लिए हो, तो चीप प्रोडक्शन के लिए, सस्ता हो जहां पे हम प्रोडक्शन कर सके। और उसके थ्रू क्या करती है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, बाय द एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग। और हम देखें जब उनको लोकेशन मिल जा रहा है किसी कंट्री में, अब लोकेशन कहाँ होगा, तो किसी कंट्री में होगा, कहाँ होगा, किसी कंट्री में। तो जो फॉरेन जो एमएनसीज है ना, उस एमएनसीज के थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना,
क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, राइजिंग होता। मतलब पिछली 20-30 ईयर में देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, इस तरह की कंट्रीज में ना, चाइना नहीं बल्कि इंडिया अगर आप देखें और भी जो डेवलपिंग कंट्री, इनमें जो एमएनसीज हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी कंपनियां अपनी क्या कर रही हैं, ब्रांचेज लगा रही हैं इन कंट्रीज में और चीप प्रोडक्शन कर रही हैं और अपने मार्केट को धीरे धीरे फैला रही हैं। ये लिखा हुआ। अब होगा क्या ना, इस तरह से इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है, एमएनसीज लग रही हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट में ये आप देखेंगे कि एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर फॉरेन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। सिंपल सी बात है कि जब क्या हो रहा है, लोकेशन सर्च कर रहे हैं चीप प्रोडक्शन के लिए कंट्रीज में डिफरेंट एमएनसीज, और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन रहा है ना, तो कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो ट्रेड भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज कर रहा है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी कहीं कहीं आप देखेंगे ये राइज होता आपको दिखाई देगा, फॉरेन ट्रेड भी कंट्रीज के बीच जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो राइज होता आपको दिखाई देगा। देयरफॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द एमएनसीज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा है आज के टाइम पे, एमएनसीज कंट्रोल कर रही हैं। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ द फोर्ड मोटर्स, एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में। एग्जांपल किसका दिया हुआ, फोर्ड मोटर्स। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ये फोर्ड मोटर्स क्या है। बेसिकली एक मोटर बनाने वाली एक कंपनी है। अगर फोर्ड मोटर्स को हम देखें तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बनाया गया था किसके द्वारा, आपको ध्यान रखना है, ये सब पूछेगा नहीं वैसे, बट थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बता दे रहे हैं। जो बनाया गया था किसके द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा 16 जून 1903 को। किसके द्वारा, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एमएनसीज है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये कौन बनाया गया था, फाउंडर क्या कौन था, तो हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड इसके कौन थे, फाउंडर थे। और कब बनाया गया था, 16 जून 1903 को, 16 जून 1903 को। अगर बात करें कि ये कंपनी हमारे इंडिया में कब आई, तो इंडिया में आया था 1995 में। कब आया था, 1995 में। कहां पर, तो चेन्नई में। चेन्नई बोले तो तमिलनाडु का कैपिटल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एमएनसी का आपके बुक में एग्जांपल दिया है कौन, फोर्ड मोटर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन द फॉरेन ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो आपको लिखना होगा कि 20-30 ईयर में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है। जो एमएनसीज है, जो कंट्रीज हैं, एमएनसीज हैं, वो लोकेशन सर्च कर रही हैं चीप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कंट्री में, और उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज हो रहा है। एक एग्जांपल आप फोर्ड वाला दे देंगे। अब इसकी वजह से नॉट ओनली प्रोड्यूस मोटर्स, अब जो फोर्ड मोटर्स है ना, केवल ये प्रोड्यूस इंडिया के लिए, केवल इंडियन मार्केट के लिए मोटर नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि ये कार बना के दूसरे डेवलपिंग कंट्री में भी क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ इक्विपमेंट या कुछ ऐसे पार्ट जो होता है ना, दूसरे देशों से, दूसरी कंट्रीज से, मतलब कार बनाने के लिए अलग अलग पार्ट को दूसरी कंट्री से खरीद कर और फिर मोटर तैयार करके ये बेचने का काम भी करता है। और इसी तरह से ढेर सारे दूसरे एमएनसीज भी हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये आपका दिया हुआ रोल ऑफ एमएनसीज। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, नो डाउट इसका रिजल्ट ये होगा कि जब ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, यहां मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा कि जब होगा क्या, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड का भी क्या होगा, राइज होगा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ेगा। जब फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा ना, तो ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब जो दुनिया के ढेर सारे मार्केट है ना, कंट्रीज में मार्केट है, उनका इंटीग्रेशन होगा, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है। एंड मेक श्योर, अभी तक मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन नहीं बताया है, जो पहले बताया वो हिस्ट्री में जो दिया था बताया। अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि सर क्या है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ग्लोबलाइजेशन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ध्यान रखिएगा एमएनसीज ये पूरा दिया हुआ है। अगर हम बात करें यहां पर किसकी, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन की,
तो क्या है ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ रैपिड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड, किसका, रैपिड इंटीग्रेशन, रैपिड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, तो रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द, रैपिड इंटीग्रेशन या फिर इसी को आप बोल सकते हैं इंटर कनेक्शन, इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सिंपल सी बात आप समझिए कि क्या है कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वर्ल्ड के दूर दराज की कंट्री है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड कैसे हो रहे हैं, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। और उनमें पीछे भी मैंने बताया किसका रोल है, ट्रेड का, ट्रेड में किसका, एमएनसीज का, जो एक एग्जांपल दिया फोर्ड मोटर का। आप ध्यान रखिएगा इस इंटीग्रेशन में ना, इस इंटीग्रेशन में अगर हम देखें, इस इंटीग्रेशन या इंटर कनेक्शन में ना, इस इंटीग्रेशन या इंटर कनेक्टेड कनेक्शन में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। कौन मेजर रोल प्ले कर रहा है सर, तो एमएनसीज, पीछे जो मैंने आपको बताया। तो कहीं कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो कंपनी जो अपनी कंट्री के अलावा अलग अलग दूसरे कंट्री में भी ट्रेड करता हो, तो जो कहीं कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसका आप देखेंगे ना कि मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन दी कंट्री। अब होगा क्या, जब ट्रेड होगा तो नो डाउट टेक्नोलॉजी भी क्या होगा, मूव होगा, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लोजर कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर अ फ्यू डिकेड बैक। और इस तरह से जो दूर दराज के वर्ल्ड के पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा ट्रेड में, अगर हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो ट्रेड की हम बात कर रहे थे, और ट्रेड में किसका मूवमेंट होगा, तो ट्रेड में मूवमेंट होगा गुड्स का। बट हियर यू शुड रिमेंबर, जो मैंने हिस्ट्री में बताया था कि बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर हम देखें गुड्स के मूवमेंट के अलावा सर्विसेज इन्वेस्ट, बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो मूव। कह सकते हैं इसमें ना होता क्या है, इनमें गुड्स के अलावा सर्विसेज, सर्विसेज और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर्विसेज के अलावा टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ धीरे धीरे क्या होता है, मूव करता चला जाता है। ठीक है, आल्सो मूव इन दिस वे आल्सो कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड। जब टेक्नोलॉजी मूव करेगा, सर्विसेज मूव करेगा, तो पूरा वर्ल्ड क्या होता चला जाएगा, इंटरकनेक्टेड होता चला जाएगा। पीपल ऑल्सो, अब इसके अलावा ना ध्यान रखना एक चीज और, कि इसके अलावा जो पीपल होते हैं ना, गुड्स के अलावा, सर्विसेज के अलावा, टेक्नोलॉजी के अलावा मूवमेंट और भी किसका होता है, पीपल का भी मूवमेंट होता है। आप बोलोगे सर वाई पीपल मूव, तो देयर आर द वेरियस रीजंस, देयर आर द वेरियस रीजन वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहला बेटर इनकम, बेटर इनकम, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं गुड्स के अलावा सर्विस, टेक्नोलॉजी मूव करते हैं, उसके अलावा पीपल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं। वाई, तो बेटर इनकम के लिए, या फिर आप कह सकते हैं बेटर जॉब के लिए, या बेटर एजुकेशन के लिए। और नो डाउट जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होने वाला है, इंटरकनेक्शन होने वाला है वर्ल्ड के दो या अलग अलग पार्ट में, और उसी प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। बट इन लास्ट फ्यू डिकेड आप देखेंगे ना, तो देयर हैज बीन नॉट मच इंक्रीमेंट इन द मूवमेंट ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप एक चीज और ध्यान नोटिस किए होंगे तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ डिकेड में ना, पिछले कुछ डिकेड में पीपल का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अब आप पूछोगे सर क्यों पीपल का मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजन ये है ना, स्ट्रिक्ट वीजा रूल्स, हर कंट्री अपनी स्ट्रिक्ट वीजा रूल बना दे रही है। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न, हर कंट्री अलाउ नहीं करती अपने कंट्री में फॉरेनर्स को इजीली आने देना या जाने देना, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। आप देखेंगे हेल्थ रिलेटेड, जैसे अभी कुछ दिन पहले 2021-22 में क्या आया था, आपका कोविड वाला मामला आया था हेल्थ से रिलेटेड, उसमें भी कहीं कहीं पीपल का मूवमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, वो डिक्रीज हुआ था। तो पिछले 20-30 ईयर में देखेंगे पीपल का मूवमेंट कम हुआ है। नो डाउट ट्रेड कम नहीं हुआ है, ट्रेड हो रहा है, लेकिन पीपल का मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वाई दी बैरियर्स अ रीजन। और इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ध्यान रखना है आपको, ग्लोबलाइजेशन में क्या लिखना है,
ट्रेड, रोल ऑफ एमएनसीज, फोर्ड मोटर का एग्जांपल देना है। उसके बाद कि ट्रेड में क्या गुड्स के अलावा सर्विसेज, टेक्नोलॉजी भी कैसे मूव कर रही है, उसके अलावा पीपल मूव कर रहे हैं। पीपल क्यों मूव कर रहे हैं? तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर इनकम, बेटर बेटर आप कह सकते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन पिछले 20-30 ईयर में जो पीपल का मूवमेंट है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। रीजन बीइंग दैट, उनमें अगर रीजन आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं रीजन स्ट्रिक्ट वीजा रूल्स, वीजा को लेकर स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया है, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है जैसे कोविड-19 वगैरह। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन कर देंगे कि द रैपिड इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, दिस इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको आप लिख देंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ एमएनसीज प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन, तो नो डाउट एमएनसी से ट्रेड होगा, ट्रेड से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट गुड्स व्हाट अदर थिंग्स प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन, या अदर दूसरी चीजों का क्या आपका कह सकते हैं कि मूवमेंट होता है, तो उसमें सर्विस, टेक्नोलॉजी, पीपल का आप लिख सकते हैं। ये सब कुछ आपको लिखना है। और इसी के साथ जो हमारा पहला इस चैप्टर का पार्ट था व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं किस पर, दूसरे पार्ट पर। और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा क्या है उसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। दूसरा पार्ट हमारा दिया हुआ है ना, दूसरा पार्ट जो हमारा दिया हुआ है वो है कि फैक्टर दैट इनेबल्ड हियर, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब नो डाउट कि क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ना जो फैक्टर क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल्ड कर रहे हैं, सक्सेस बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं। तो ध्यान रखना है इसमें आपको 2 फैक्टर लर्न रखना है। एक फैक्टर आपको जो पहला इसमें लर्न रखना है वो फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपको लर्न रखना है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है आपको लर्न रखना है, लिबरलाइजेशन एक लर्न रखना है, और दूसरा आपको लर्न रखना है कौन सा, टेक्नोलॉजी। और इनका क्या रोल है हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान समझ में आ रहा है ना कि फैक्टर दैट इनेबल्ड मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इनेबल कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं। तो उसमें पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा क्या है आपका लिबरलाइजेशन। वो आगे हम आपको अभी बताएंगे लिबरलाइजेशन क्या है। अब शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे क्या कि इस फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस फैक्टर में पहला फैक्टर है आपका क्या, टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में हमें 2 टेक्नोलॉजी की बात करनी है। जो पहला टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे ना वो हमारा होगा ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। पहला टेक्नोलॉजी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, जिसमें आईटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन, जिसमें हम आईटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आईटीज का क्या रोल है कम्युनिकेशन में। तो ध्यान रखिएगा पहला फैक्टर कौन सा, ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ध्यान से, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि मेजर फैक्टर दैट हैज सिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। नो डाउट जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो काफी क्या होगा, एक्टिव होगा, इजी होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा, इजी होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, एक टाइम था जब हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना फास्ट नहीं थी ना, तो कहीं दूर वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में जाना होता तो एक बार सोचना पड़ता था, बहुत लंबा टाइम लगता था। लेकिन आज हमने ट्रांसपोर्टेशन को इतना इजी कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि इजिली हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो इन लास्ट 50 ईयर अगर आप देखें तो सेवरल इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी लास्ट 50 ईयर में अगर हम देखें ना तो लास्ट 50 ईयर में काफी ज्यादा क्या हुए, इंप्रूवमेंट हुए, किसमें, इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। और इस तरह से क्या क्या हुआ है तो ध्यान रखना, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द एट द लोअर कॉस्ट। मतलब कि हम दूर दराज की पार्ट में लास्ट 50 ईयर में क्या चेंज हुआ है कि डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या कर पा रहे हैं, लोअर कास्ट पे हम इजिली क्या कर पा रहे हैं, लोअर कास्ट पे हम इजिली ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। और ये किसका देन है, तो टेक्नोलॉजी का देन है। किस टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है
कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। अगर एग्जांपल हम बात करें इसमें, तो इसमें एग्जांपल हो जाए कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होता है कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं ना, उनमें क्या होता है, सामान भर के और उसमें कंटेनर, उसको जहाज के ऊपर कंटेनर रख देते हैं, बॉक्स आप समझ लीजिए, ठीक, उस पर रख के और उसको इजिली हम क्या कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेनर बन जाने की वजह से इजिली, अब आप सोचो ना कि फॉरेन से हमारी कंट्री में कार तक का क्या होता है, ट्रेड होता है, मतलब विदेशों से कार बन के डायरेक्टली हमारी कंट्री आती है। आप सोच सकते हो, अब यूएसए से कार बन के आ रही है तो बीच में कौन है, अटलांटिक ओशन। कितना मुश्किल होता अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ना होता, कंटेनर ना होता, बड़ा बड़ा शिप ना होता। तो कहीं ना कहीं बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, ट्रांसपोर्टेशन भी। दूसरा जो एग्जांपल आपका दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द आईटी आईटीज। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो रिसेंट टाइम आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली, बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि सेकंडों में आप दुनिया की किसी पार्ट में बैठे हुए पर्सन से केवल बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप वीडियो कॉल भी बात कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर हम देखें कि आईटी सेक्टर में टेलीग्राफ का रोल बताने की जरूरत नहीं है, कैसे टेलीग्राफ रोल प्ले कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट को हमें भेजना है तो टेलीग्राफ के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो टेलीफोन, फैक्स, टेलीफोन इजी है, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फैक्स आप कर देते हैं, कोई चीज बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इंटरनेट, ईमेल का क्या रोल है, ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं ना कहीं किसका रोल है, तो कम्युनिकेशन का रोल है, आईटीज का रोल है। और ये भी क्या कर रहा है, हमारी जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को काफी ज्यादा इनेबल कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, इजी बना रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, वो एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज करो अगर ब्रिटेन में लंदन से अगर क्या करना है, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कराना है इंडिया में, तो आप क्या कर पाएंगे, वहां से मटेरियल लिख के इंडिया में आया, हमने इंडिया में क्या किया, जल्दी जल्दी से टाइप किया, क्योंकि ईमेल वहां से मैटर लिख के आ गया इंडिया कंपनी के पास, इंडिया ने उसे क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद जहाज में भर के शिप में रख के और मैगजीन को भिजवा दिया कहां पर, लंदन में। अब देखो वहीं पर जो लंदन से पैसे आने थे इंडिया में, वो क्या कर दिया, वहां से थ्रू द इंटरनेट वो पैसे भी हमारे पास, मनी भी सेंड कर दिया ई बैंकिंग के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, आईटी सेक्टर, यानी कि कम्युनिकेशन। और यहीं पर जो पहला हमारा फैक्टर था वो होता है खत्म। ध्यान रखना है पहले फैक्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो पहला फैक्टर हमारा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट, लास्ट 50 ईयर में जो डिस्टेंस पार्ट ऑफ वर्ल्ड है वो क्या हो रहे हैं, इजिली क्या हो रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट कर लिया लोअर कॉस्ट पे। और एक एग्जांपल दिया कंटेनर का, ध्यान रखिएगा। दूसरा कम्युनिकेशन का, कि आईटी सेक्टर में जो हमने इंप्रूवमेंट किया उसका क्या रोल है, टेलीग्राफ का, टेलीफोन, फैक्स का, इंटरनेट का, ईमेल का, ये कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा एक्टिव बना रहे हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैसे इजिली जोड़ पा रहे हैं। और इसमें एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जांपल कौन सा, तो ध्यान रहे, मैगजीन पब्लिश फॉर द लंदन रीडर, जो लंदन में बैठे हुए लोगों के लिए कोई मैगजीन पब्लिश करना। और इस तरह से हमारा जो पहला जो फैक्टर था ना, वो हमारा कौन सा खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी के बाद जो दूसरा हमारा फैक्टर है ना, वो फैक्टर आपका लिबरलाइजेशन। माइट भी इसके पहले आपने नाम कभी सुना नहीं होगा, थोड़ा सा ये नाम सुना होगा अगर जिसको याद होगा। हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था, नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें मैंने लिबरलाइजेशन का थोड़ा बहुत मतलब आपको बताया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है ये लिबरलाइजेशन, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना ना कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है। तो नो डाउट कि हर कंट्री क्या करती है ना, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो कोई भी कंट्री है, मान लीजिए कोई भी कंट्री है, अगर बाहर से कोई कंपनी आती है, कोई कंट्री ट्रेड करना चाहती है ना, तो ये जो कंट्री है वो कंट्री क्या करती है ना, टैक्स लगाती है। और इस टैक्स को हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कंपनी अपनी कंट्री में कुछ खरीद रहे, इंपोर्ट अपनी कंट्री से कुछ बेचना है, एक्सपोर्ट। तो कंट्रीज क्या करती हैं, इंपोर्ट पर कुछ टैक्स लगाती हैं, और उन टैक्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन टैक्स को हम बोलते हैं क्या, ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड बैरियर। इसे हम बैरियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट।
उस कंट्री के पर्टिकुलरली हम इंडिया का एग्जांपल लेके देखेंगे ना कि क्या करती है वो गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। जैसे गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट आप कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच आप ईच शुड कम इनटू द कंट्री। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर क्यों लगाएगी? इसलिए लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि कौन सी कंट्री हमारे वहां ट्रेड कर सकती है, किस टाइप के गुड्स का ट्रेड कर सकती है। तो इस तरह से जो कंट्री होती है वो क्या लगाती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, और इसे ही हम बोलते हैं क्या करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स। तो पूछा जा सकता है वाई कंट्रीज इंप्लीमेंटेड द ट्रेड बैरियर्स, तो आपको बताना होगा कि गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच आप ईच शुड बी कम इनटू द कंट्री। इसके बाद इन इंडियन रेफरेंस, अब हम देखेंगे क्या इंडियन रेफरेंस में, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछेगा, ध्यान से समझ लीजिए कि इंडियन रेफरेंस में किसका रोल हम देखेंगे, किसका रोल, तो लिबरलाइजेशन का क्या रोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ, दो पार्ट में बात करेंगे, एक तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एक लास्ट 20 ईयर की बात करेंगे, 1990s के आसपास की बात करेंगे। तो इंडिया के रेफरेंस में अगर देखें ना, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देखें तो इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस पुट द बैरियर, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 के आसपास ना, 1947 में हमारी कंट्री फ्री होती है, 1950 के आसपास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने क्या करना शुरू कर दिया, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया था फॉरेन ट्रेड पर, मतलब ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दिया था। क्यों लगाना शुरू कर दिया था? आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, ट्रेड बैरियर्स क्यों गवर्नमेंट लगा रही थी? तो इसके पीछे रीजन था टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। आपको याद होगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में कैसे जो फॉरेन क्लोथ्स थे ना, वो हमारे इंडियन क्लोथ्स के ऊपर, इंडियन क्लोथ्स से कम्पीट, मतलब हमारे इंडियन क्लोथ्स फॉरेन क्लोथ्स से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, कितना हमारे इंडियन वीवर सफर कर रहे थे। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड से क्या कर दिया, बैरियर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हमारे वहाँ की जो इंडियन जो कह सकते प्रोड्यूसर्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज। हुआ क्या, इंडस्ट्रीज जस्ट कमिंग इन दी 1950-60, जो 1950-60 में जो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुए ना, उनका एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट दैट हैज स्टेज वुड नॉट टू अलाउ टू दीज इंडस्ट्रीज एट केम अप। मतलब वो 50-60s में जो इंडस्ट्री हमने लगाया ना, वो इतने अभी ग्रो नहीं कर पाए थे कि जो फॉरेन से आने वाले कंपनीज है ना, उनके साथ क्या कर पाए, कंपीट कर पाए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगाना शुरू कर दिया। थस इंडिया अलाउड इंपोर्ट अप। इस तरह से 1950-60s में आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट केवल कुछ ही चीजों का इंपोर्ट अलाउ करती थी, जिसमें मशीनरी था, फर्टिलाइजर था, पेट्रोलियम था, एटसेट्रा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट दूसरी इसेंशियल चीजों का क्या नहीं करती थी, इंपोर्ट अलाउ नहीं करती थी। यहां पर ध्यान रखना है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज गिवन, जो भी डेवलप आज की डेट में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बहुत डेवलप हो चुके हैं ना, जब वो अपने अर्ली स्टेज में रहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड से अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। अब एक कहानी तो क्या रहा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1950-60s क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगा रही थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, फॉरेन बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर रही थी। रीजन कि अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज आए थे वो इतने इनेबल नहीं थे कि क्या कर पाए, फॉरेन कंपनीज के साथ कम्पीट कर पाए, ठीक है, एक ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे, आफ्टर 1990s के बाद क्या होता है, आफ्टर 1990s के बाद क्या होता है, 1990s के बाद कंडीशन ये होता है कि धीरे धीरे सम फार रीचिंग चेंजेस इन द पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को धीरे धीरे अब चेंज करना शुरू करती है। कब, 1990 के बाद। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट हैज द टाइम हैड केम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब गवर्नमेंट को ये लगता है ना, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स है ना, उनको अब इंटरनेशनल मार्केट में उतार देना चाहिए, और इनको अब क्या कर सकते हैं, ये इजिली कम्पीट कर सकते हैं किससे, तो फॉरेन कंपनीज के साथ। अब रीजन ये आता है कि सर 1990 में ऐसा क्या हो गया कि इनको उतार दिया कंपनी को कि चलो अब तुम फॉरेन कंपनी के साथ क्या करना शुरू करो,
कंप्लीट करना शुरू करो। तो रीजन ये था कि तब तक ये कंपनीज काफी हद तक डेवलप हो चुकी थी। इन इट फेल्ट, क्या गवर्नमेंट को क्या लग रहा था, इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। आपको पता है कंपटीशन, ये कहीं ना अगर कंपटीशन को हम पॉजिटिव वे में लेना तो इट इम्प्रूव द क्वालिटी। ये क्या करने का काम करता है, तो इम्प्रूव द क्वालिटी। और वही जैसे मैं बताऊं कि जब आपके अंदर भी कंपटीशन की भावना आ जाती है, कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है कि मुझे बहुत बेटर करना है, तो आप भी क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, आप बेहतर करने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और कहीं न कहीं अपने आप का इम्प्रूवमेंट करते हैं। बट रिमेंबर, हमेशा कंपटीशन शुड बी इन द पॉजिटिव वे, कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। और वही इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि अगर हम इस टाइम पर क्या करते हैं, फॉरेन कंपनीज के साथ इंडियन ट्रेडर्स को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अगर हम लगाते हैं तो कहीं न कहीं ये लोग अपने क्या करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से दिस डिसीजन उस सपोर्ट, और इस तरह से जो ये डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट का, तमाम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उन लोगों ने भी क्या किया, इसका काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। और इस तरह से फाइनली बैरियर्स ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। इस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट अपनी कंट्री पर क्या लगा रखी थी, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, उसको धीरे धीरे अब खत्म करना शुरू किया। अब गुड्स कुड भी, इसकी वजह से हुआ क्या कि बैरियर्स ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इस तरह से गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली। अब कंडीशन ये हो गया 1990 के बाद, हमारे कंट्री में कोई भी गुड्स इजिली इंपोर्ट हो सकता था और इजिली एक्सपोर्ट हो सकता था, क्योंकि इस टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट क्या करना शुरू कर दी, तो इंडियन गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड बैरियर्स थे, उनको हटाना शुरू कर दिया था, रिमूव करना शुरू कर दिया था। कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस हियर। अब डिफरेंट एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आप देखेंगे इंडिया में अपने ऑफिसेस, अपने ब्रांच लगाने शुरू किए थे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आप सोच भी रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ बता दिए, अभी तक इस लिबरलाइजेशन का मतलब नहीं बताया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है ना, कि रिमूविंग बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। बस एक सिंपल सा वर्ड आप जानो, लिबरलाइजेशन मीन्स क्या, रिमूविंग restrictions set up by गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाया है ना, उसी को क्या करना, रिमूव करना, हटाना ही क्या है, लिबरलाइजेशन है। क्योंकि जब तक हम रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे नहीं तब तक ट्रेड नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। विद द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड क्या होता है, बिजनेस आर अलाउड, बिजनेस बड़े इजीली अलाउड हो जाते हैं टू मेक द डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इससे क्या होता है, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, आप इजीली कर पाते हैं, समझ पाते हैं। गवर्नमेंट imposed much less restrictions than before and is therefore said to be more liberals। और जो गवर्नमेंट है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस को बहुत हद तक कम कर देती है, और इस तरह से हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट अब काफी ज्यादा क्या हो गई है, लिबरल हो गई है। और इसी के साथ इस चैप्टर से जो टॉपिक आने वाले थे उसकी कहानी हो जाती है खत्म। और ये आपको पढ़ना था, देखना था, समझना था। इस चैप्टर से सिर्फ आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। तो अपने आप को 100% लगा दीजिए अपने एग्जाम के लिए, बिकॉज अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कुछ और आपको बताते हैं, समझाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।